हेलो व्यूअर्स। आज की पीरियड में हम लोग रिवीजन की तरफ जा रहे हैं और इसमें इस पूरे सेट में आपको पहचानना है टेंस को। साथ ही साथ यह भी पहचान करना है कि वर्ड्स किस ग्रुप से हैं। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी की दुनिया में 8 प्रकार के शब्द होते हैं। सारे शब्दों का अपनी अपनी कार्य है, अपनी अपनी जिम्मेवारियां हैं। इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं और सेंटेंस की बेसिक यूनिट शुरू होती है टेंसेस से, जो कि 3 भागों में बटा हुआ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पुनः प्रेजेंट को हम 4 भागों में बांटते हैं, पास्ट को भी 4 भागों में और फ्यूचर को भी 4 भागों में। इस तरह से टोटल टेंसेस आपके पास 12 होती हैं। इन 12 टेंसेस को हम कैसे पहचाने, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसमें सहायक क्रिया कौन सी होती है जिसे आप नाक के नाम से भी जानते हैं, और साथ ही साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है। यदि ये 4 चीज आपकी मस्तिष्क में है तो निसंदेह आप टेंस को पहचान ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप इसे अच्छी तरह से हल भी कर सकेंगे। सेंटेंस को शुद्धता के साथ लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। एक सेंटेंस के अंदर महत्वपूर्ण 4 चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट जिसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और कॉम्प्लीमेंट। यह भी आपको पहचानना आता है। जहां तक वर्ड्स का सवाल है तो वर्ड्स का काम, वर्ड्स की जिम्मेवारियां आप जानते हैं। यदि नाउन है या प्रोनाउन है तो वह सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। यदि एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। वर्ब है तो नाउन और प्रोनाउन का एक्शन को दिखलाता है। एडवर्ब है तो वह वर्ब की विशेषता बतलाने का काम करता है। यदि प्रीपोजिशन है तो नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को बतलाता है। और यदि कंजक्शन है तो 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। और यदि इंटरजेक्शन है तो वह मन की अचानक भावनाओं को बतलाता है। आज की इस पेपर वर्क में हम लोग टेंस ही नहीं बल्कि कुछ सेंटेंसेस को भी और साथ ही साथ कुछ शब्दों को भी पहचानने का काम करेंगे। आप जानते हैं कि पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहचानने को ही दूसरे शब्दों में हम सीखना भी कह सकते हैं। यदि आप किसी चीज को पहचानते हैं, इसका मतलब उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास है। ठीक उसी तरह से यदि आप शब्दों को पहचानना शुरू कर देंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी के 5 प्रकार के सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, साथ ही साथ इन पांचों का जो स्वभाव है जिसके कारण ये 2 भागों में बटे हुए हैं, छोटा सेंटेंस और बड़ा सेंटेंस, इन सबको आप पहचानने लगेंगे। आपको याद होगा कि छोटा सेंटेंस में भी 2 भाग होता है जिसे हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं और पैसिव सेंटेंस। एक्टिव इसलिए क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, छोटा सेंटेंस है। और पैसिव इसलिए कि उसमें एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, छोटा सेंटेंस है। लेकिन जब आप बड़ा सेंटेंस कहते हैं तो एक से अधिक सब्जेक्ट, एक से अधिक वर्ब, यदि इन्वर्टेड कॉमा में है तो वह सेंटेंस डायरेक्ट हो जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा को उतारने की विधि यदि आपने सीख ली, जो कि नरेशन में आप सीखेंगे, तो वह आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाता है। एक संक्षिप्त सा परिचय आपके सामने रखा हूं। अब हम लोग चले आज के वर्क के ऊपर। पेपर सामने है,
आप सभी को 15 क्वेश्चंस टेंस का बिल्कुल विजुअलाइज है। आप सभी उत्तर करना प्रारंभ कर दें। मैं आंसर भी करूंगा और डिस्कशन भी, और मेरे साथ अपने आंसर को आप टैली करें। मैं क्यों पर ज्यादा जोर देता हूं। किसी भी चीज का क्यों को जानना बहुत जरूरी है। मैं सारे क्यों को क्लियर करता हुआ चलूंगा ताकि आपको समझने, सीखने और इसे याद रखने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। लेट अस प्रोसीड। जो बच्चे हमसे आगे चल रहे होंगे, आंसर को करना आपने प्रारंभ कर दिया होगा। आंसर को मेरे साथ मिलाते चले। पहला सवाल, रिकॉग्नाइज द टेंस एंड नेम देम। टेंस को पहचानिए और उसका नाम लिख दीजिए। टेंस को पहचानना है और उसका नाम लिख देना है। टेंस की पहचान किससे होती है? तो उसकी नाक से होती है, और साथ ही साथ मेन वर्ब के फॉर्म से होती है। नाक और मेन वर्ब यदि कम से कम आपके मस्तिष्क में है, नाक और मेन वर्ब यानी ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, तो आप सेंटेंस को पहचानेंगे ही नहीं, आराम से लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। क्योंकि नाक और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और नाक के पहले सब्जेक्ट होता है। सिर्फ दो ही टेंस ऐसा है जिसमें नाक नहीं होती, और वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। पहचानना आसान होगा, आपको याद भी होगा। लेट अस डू दैट वन। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। सेंटेंस में नाक नहीं है। कंप्यूटर्स प्लूरल है, वर्ब में एस या एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो एस या एस लगता नहीं है। जाहिर सी बात है, कौन सा टेंस है? तो यह टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा सेंटेंस को पहचानते हैं। हैज है, नाक दिख गया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आंसर लिखिए। सीखा हुआ है तो आराम होगा और तेज गति से करेंगे। यह टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कैसे पहचाना? तो मैंने दो शब्दों से पहचाना, हैज से और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वालिफाइड से। इसी तरह से पहचाना ही जाता है, और इसे आप सीख चुके हैं। द प्रिंसिपल इज टॉकिंग टू द पेरेंट्स। द प्रिंसिपल इज टॉकिंग टू द पेरेंट्स। नाक और वर्ब को देखिए, इज है और वर्ब में आईएनजी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इट्स सो इजी टू रिकॉग्नाइज देम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डू दीज सेल फोन्स प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटी? क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है। हमको पहचानना है टेंस को, तो इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए डू का प्रयोग किया गया है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन जब बनता है डू और डज से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और जब डिड से हम क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट होता है, और जब डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। तो यह कौन सा टेंस है? डू से आप साफ साफ पहचान रहे हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगले सेंटेंस को पहचानते हैं। ही हैज बीन सेलिंग बैलून्स सिंस नून। अब यहां पे नाक दिख रहा है साफ साफ, हैज बीन और वर्ब में आईएनजी। तो हैज बीन वर्ब में आईएनजी और समय भी दिख रहा है नून, निश्चित समय है ये, तो निश्चित रूप से यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला सेंटेंस को पहचानते हैं। द मैसून वाज बिल्डिंग ए न्यू हाउस। नाक से पहचाना जाता है। मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग आपके सामने कर रहा हूं। ऑक्सिलरी एंड वर्ब को देखना है। ऑक्सिलरी आपका वाज है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है।
माई पेरेंट्स लाइक्ड द फिल्म रिलीज्ड लास्ट वीक। इस वाक्य में हमारे पास सहायक क्रिया नहीं है, बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और आप जानते हैं कि पूरी अंग्रेजी की दुनिया में वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो जाहिर सी बात है, यह टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। अगला सेंटेंस को देखें, डिड। डिड से पहचान में आ गया, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। डिड चाइना लॉन्च ए सैटेलाइट इन द स्पेस। जब डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब पहला फॉर्म में रहेगा। लॉन्च यहां पर है, पहला फॉर्म में है, पास्ट इंडेफिनिट है। यह टेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस को देखते हैं, ही हैड बीन लर्निंग। नाक और वर्ब को पहचानना है। नाक हमारा हैड बीन, लर्निंग वर्ब प्लस आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारा और समय दिया हुआ है इसमें, इसलिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो छात्र का आंसर मेरे साथ टैली कर रहा है, आपको अपनी पीठ खुद थपथपाना चाहिए। यह आपका मेहनत है। आपने मेहनत करी तो आपका सेंटेंस पहचानने में शक्ति बढ़ गई और आप सही कर रहे हैं। और जिनका गलत हो रहा है उनको मन लगाने की जरूरत है। आप और मन से इस तरह की चीजों को सीखें। अगर नहीं सीख पाएंगे तो गलतियां तो होंगी, और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। अगला सेंटेंस को देखते हैं, टू लीडर्स पे द टैक्सेस ऑनेस्टली। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नाक नहीं है इसमें। नाक के रूप में डू डज डिड जब आता है तो दो ही टेंस बनता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट। डू डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट और डिड से पास्ट इंडेफिनिट। तो डू है, जाहिर सी बात है प्लूरल है, लीडर्स, इसलिए डू का प्रयोग किया गया। अगर सिर्फ लीडर रहता तो डज आ जाता। ये आपकी जानकारी में पहले से है। तो डू लीडर्स पे द टैक्सेस ऑनेस्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इट विल रेन टुडे, चाहे नाक हो या मॉडल्स, हमको इशारा कर देता है कि हम किस जगह से हैं। इट विल से साफ साफ दिखाई पड़ता है कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, मॉडल है, और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इसलिए यह टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट। When has he killed the tiger? नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमको पहचानना है टेंस को। तो हैज से देख रहे हैं, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ही हैड टेकन द ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू कॉलेज। आप देख रहे हैं कि इसमें एक से ज्यादा वर्ब है, टेकन भी है और यहां गोइंग भी है और हैड लगा हुआ है। तो ये कौन सा टेंस है भाई? ये टेंस है पास्ट परफेक्ट। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंगल वर्ब नहीं होता, हम कम से कम दो वर्ब को वहां इंट्रोड्यूस करते हैं। अगला सेंटेंस को देखें, ही विल हैव रीच्ड हिज विलेज बिफोर हिज फादर कम्स। इस वाक्य में भी एक वर्ब नहीं दो वर्ब है, एक रिच्ड है और दूसरा कम्स है। विल हैव का प्रयोग भी हम सिंगल वर्ब के साथ नहीं करते हैं। अगर सिंगल वर्ब होगा, चुका होगा से समाप्त होता हुआ कोई सेंटेंस, तो उसे हम मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी होती है, हम संभावना को दिखलाते हैं। और असली फ्यूचर परफेक्ट उस वक्त बन जाता है जब हमारे पास कम से कम दो वर्ब हो। तो पहले हिस्से को लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में और दूसरे हिस्से को लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यह रूल आपको फ्यूचर परफेक्ट को सीखने के क्रम में आपको याद होगा। यह टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट। और टेंस को जज करने के लिए अंतिम सेंटेंस है आज के प्रैक्टिस पेपर में,
कंप्यूटर विल चेंज आवर लाइफ स्टाइल बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम नाक से पकड़ते हैं, यहां पर मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आया है, इसलिए यह टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर इस तरह से आपके मस्तिष्क में जितनी चीजों को मैंने टेंस के पढ़ाने के दौरान आपको भरा है और उससे आपका मस्तिष्क बिल्कुल लोडेड है, तो ये सारी प्रश्न तो बिल्कुल आसान लग रहा हो। और यदि दिमाग के अंदर नहीं है टेंस, तो ये सब आपको टफ लग रहा होगा। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, टेंस एंड मॉडल्स आर द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। छात्र को चाहिए कि किसी भी हालत में टेंस और मॉडल्स पर हम पकड़ बना लें। जैसे ही आपकी टेंस और मॉडल पर पकड़ बनेगी, आपका पैसिव आसान हो जाएगा, आपका नरेशन आसान हो जाएगा और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच को खेल खेल में सीख लेंगे। पकड़ बनाने की जरूरत है टेंस और मॉडल्स पर, जिसकी टोटल संख्या ऑक्सिलरी के हिसाब से मैंने आपको बतलाया कि 27 है। आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में। जो सेंटेंसेज है, फर्स्ट पेज का हाफ जो देख रहे हैं 1 से लेकर 8 तक, सभी छात्र को विजिबल होगा। टिक मार्क करना है सिर्फ आपको, लेकिन पहचान कर, और पहचानने की क्षमता उन्हीं छात्रों के पास होगी जिन्होंने इसे सीखा है, जाना है, पहचाना है। पहले सेंटेंस को देखते हैं। मे यू गेट ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मे यू गेट ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सेंटेंस पहचानना है, ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है या इंपरेटिव है। जांचने का काम करें। अगर असर्टिव होता तो सब्जेक्ट से शुरू होता, इंट्रोगेटिव होता तो सब्जेक्ट से नहीं बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल से शुरू होता, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन होता। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, असर्टिव भी नहीं है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होता तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है में से और अंत होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो आप देखें, में से शुरुआत भी हुआ है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्ति भी हुई है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर इंपरेटिव आप कहते तो इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है मेन वर्ब से, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, आपने सीखा भी है इसे। तो यह सेंटेंस चारों में से कौन सा होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अगले को देखें। टाइप दिस लेटर बिफोर 4 PM। सेंटेंस को पहचानना है। इंट्रोगेटिव है तो नो सर, इंट्रोगेटिव तो दिख नहीं रहा। इंट्रोगेटिव 4 तरीके से बनाए जाते हैं और आप जानते हैं, आपने सीखा भी है। क्या यह असर्टिव है? सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ है, ये तो टाइप यहां पे मेन वर्ब है। ऑप्टेटिव है? ऑप्टेटिव भी नहीं है, क्योंकि में से शुरू होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और अंत होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से। तो कौन सा सेंटेंस है? मेन वर्ब से शुरू है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तीसरे सेंटेंस को देखें। वन ऑफ अस स्लीव द क्रिमिनल। अब आपको पहचानना है कि यह सेंटेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। बड़ी आसान है पहचानना। अगर इसमें नाक नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता या पास्ट इंडेफिनिट होगा, नाक तो है नहीं। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो वन ऑफ अस है, वन के मुताबिक क्रिया होती तो वर्ब में एस या ईएस लगता। तो फिर ये है क्या? ये है वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये स्ले एक शब्द है, स्ले। स्ले का अर्थ होता है कत्ल करना। इसका दूसरा फॉर्म हो जाता है स्लीव और तीसरा फॉर्म हो जाता है स्लेन। तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो इस वाक्य में आंसर क्या होगा? V2। चौथा सेंटेंस को देखते हैं। अंडरलाइन वर्ड्स को पहचानना है और टिक लगाना है, टिक मार्क करना है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। इस वाक्य में नाइदर क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। आपने सीखा है, सिखाने के बाद मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपका। नाइदर क्या है? तो नाइदर हमारा प्रोनाउन है। ये आपने सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। वॉकिंग एट प्रेजेंट इज डेंजरस, वॉकिंग एट नाइट इज डेंजरस, वॉकिंग एट नाइट इज डेंजरस अभी हाल में सीखा है आप लोगों ने। क्या ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म?
इन्फिनेटिव है, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले टू होता है। क्या ये जीरंड है? यस, इसे हम जीरंड कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वॉकिंग यहां पर, और जीरंड बनता है वर्ब में आईएनजी जोड़ने से। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होता यदि किसी नाउन की विशेषता बतलाता। ए वॉकिंग कैट, ए वॉकिंग कैट, अगर ऐसा लिखते तो ये सब्जेक्ट बन सकता है या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है यहां पर है ये जीरंड, क्योंकि सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया जा रहा है। अगला देखें, व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही इज, कितना तेज तर्रार छात्र है यह। यह सेंटेंस कैसा है? यह सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव नहीं है, में से शुरू नहीं हुआ, इंपरेटिव नहीं है, मेन वर्ब से शुरू नहीं हुआ, असर्टिव नहीं है, सब्जेक्ट से शुरू नहीं हुआ, तो है क्या ये? यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, इस वाक्य में वेयर क्या है? आपको याद होगा, मैंने याद कराया है सारे सेंटेंसेस में, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ये चार को हम किस नाम से जानते हैं? क्या ये नाउन है? नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव भी नहीं है। क्या ये एडवर्ब है? यस। व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये चार शब्द एडवर्ब ही कहे जाते हैं, आपको याद होगा। प्रीपोजिशन तो है ही नहीं। अगले सेंटेंस को देखिए, आई लाइक योर आइडिया, इस वाक्य में योर क्या है? योर आपको याद होगा, पढ़ चुके हैं आप, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव यानी ये हमारा एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये नाउन नहीं है। अगर योर का प्रोनाउन आप करना चाहें तो योर का प्रोनाउन हो जाएगा योर्स। सॉरी, अगर आप माई का प्रोनाउन करना चाहें तो माई का प्रोनाउन हो जाएगा माइन। माई एडजेक्टिव है, आपको याद आ रहा होगा। शब्दों को सीखना है और फिर सीखने के बाद शब्दों से खेलना है। अगला सेंटेंस देखें, ही यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर डेली, इसमें यूज्ड टू क्या है? क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? तो नहीं। क्या ये मॉडल वर्ब है? हाँ, मॉडल वर्ब का गुण है इसमें। क्या ये मार्जिनल वर्ब है या मेन वर्ब है? तो मेन वर्ब का भी गुण है इसमें, लेकिन जिस वर्ड में मेन वर्ब का भी गुण हो, मॉडल का भी गुण हो, तो उसे एक नाम दिया गया है और वह जाना जाता है मार्जिनल वर्ब के नाम से। तो यूज टू क्या हो गया हमारा? यूज टू हमारा मार्जिनल वर्ब है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिनका आंसर सही हो रहा होगा, क्योंकि सब सिखाया गया है, सब आपने पढ़ा है, सीखा है, बड़ा आनंदित महसूस कर रहे होंगे जिनका भी आंसर सही हो रहा होगा। और जिन्होंने यूं ही अंदाज पर टिक मार्क कर रहे होंगे और गलती हो रही होगी, निसंदेह उनको तकलीफ हो रही होगी, और इस तकलीफ की जिम्मेवारी उन्हीं पर जाता है। आप सीखेंगे तभी आप सही कर पाएंगे, आप सीखेंगे तभी आप शुद्धता के साथ लिख सकेंगे और बोल सकेंगे। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज को सीखने का। अगले सेंटेंस पर चलें, और बाकी छात्रों से मेरा कहना होगा कि आप आगे की ओर एडवांस चलते चलें, ताकि आंसर को करने में, मिलाने में, समझने में सब कुछ आपको साथ साथ मिलता रहे। ही इज मैड आफ्टर वेल्थ, ही इज मैड आफ्टर वेल्थ। अभी आफ्टर के अंडरलाइन है, आफ्टर क्या है? क्या ये वर्ब है? नहीं। नाउन है? बिल्कुल नहीं। एडवर्ब है? यह भी नहीं है। तो फिर क्या बचा? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? दो शब्दों के बीच के रिश्ते को बतलाता है, संबंध को बतलाता है। नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को बतलाने वाला, या दो शब्दों के बीच के संबंध को बतलाने वाला शब्द प्रीपोजिशन के नाम से जाना जाता है। अगला सेंटेंस देखिए, ही एट द स्वीट्स ग्रीडली, ही एट द स्वीट्स ग्रीडली। ग्रीडली अंडरलाइंड है, इसको पहचानना है। क्या ये नाउन है? नहीं। क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव भी नहीं है। क्या ये कंजक्शन है?
नहीं, क्योंकि दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने का काम नहीं कर रहा। तो है क्या ये है आपका एडवर्ब। और आपको यहां पर एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि जितना एडजेक्टिव आप जानते हैं, जितना भी, लगभग लगभग सभी, 5% एडजेक्टिव को छोड़कर, अगर 100% एडजेक्टिव आप जानते हैं तो 5% एडजेक्टिव को छोड़कर, क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं, आप किसी भी एडजेक्टिव में सिर्फ एलवाई जोड़ दें तो वह आपका एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की खूबसूरती को बढ़ाता है, तो एडवर्ब पूरे सेंटेंस को खूबसूरत बना देता है। इसलिए जिन छात्रों के पास एडजेक्टिव की मात्रा ज्यादा है मस्तिष्क में, वो चाहें तो अपने बोलने और लिखने में उन एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाकर एडवर्ब बना दें और सुटेबल सेंटेंस में यूज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बोलने में एक प्रभाव पैदा हो, एक आकर्षण पैदा हो। एडवर्ब को बनाना बहुत ही आसान है। एडजेक्टिव में सिर्फ एलवाई जोड़ देने मात्र से वह शब्द एडवर्ब बन जाता है। आप बोलते हैं ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुली, आप बोलते हैं ग्रेट तो ग्रेटली, आप बोलते हैं सरप्राइज तो सरप्राइज वर्ब है हमारा, इसको पहले आप आईएनजी जोड़कर एडजेक्टिव बना दीजिए सरप्राइजिंग, और फिर एलवाई जोड़ दीजिए सरप्राइजिंगली। थोड़ी सी टेक्निक में आपका सेंटेंस बोलने के क्रम में, लिखने के क्रम में काफी खूबसूरत और आकर्षक बन सकता है, बशर्ते आपके मस्तिष्क में एडजेक्टिव की मात्रा ज्यादा हो। जब एडवर्ब क्लास होंगी तो मैं आपको और इसका डिटेल्स बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। He agreed to carry out my orders। ये कैरी आउट क्या है? वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन से जिन शब्दों का निर्माण होता है उसे हम वर्बल फ्रेज कहते हैं। तो यहां पर देखें, क्या ये वर्ब है? नहीं। एडजेक्टिव है? नहीं। नाउन है? यह भी नहीं। आंसर आपका होगा ये हमारा वर्बल फ्रेज है। अगले सेंटेंस को देखें। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस वाक्य में कैटल क्या है? क्या ये नाउन है या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या वर्ब? तो आपको याद होगा कि कैटल एक ऐसा शब्द है जो नाउन की श्रेणी में होता है और ये हमेशा प्लूरल वर्ब को लेता है। हम नहीं कह सकते कैटल इज, हमें कहना पड़ेगा कैटल आर। हम नहीं कह सकते कैटल वाज, हमें कहना पड़ेगा कैटल वर। आगे देखें। हाउ सैड एंड डिप्रेसिंग इट इज। हाउ सैड एंड डिप्रेसिंग इट इज। वाक्य में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है लेकिन में से शुरू नहीं है। सेंटेंस को देखने से ही लगता है कि असर्टिव नहीं, इंट्रोगेटिव भी नहीं है ये, ऑप्टेटिव भी नहीं है ये, तो क्या बचा? ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी को पहचानना है। वेरी क्या है? क्या वेरी नाउन है? नहीं। प्रोनाउन है? यह भी नहीं है। नाउन के बदले में आता है तो प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव है? यह भी नहीं है। ये आपका एडवर्ब है। ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब की विशेषता को बतलाता है। आगे के सेंटेंस को देखें। आप सभी अपनी स्पीड बरकरार रखेंगे, आगे के क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे ताकि मैं पीछे से डिस्कस करता हुआ भी आऊं और आपके आंसर को टैली कराने में आपकी मदद करूं। क्यों को भी मैं क्लियर साथ साथ करता जा रहा हूं। कहीं पर यदि डाउट्स होगा तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हुर्रा, वी हैव ओन द गेम। अब इस वर्ड में हुर्रा को पहचानना है। अल्लास, ओह, फाई फाई, हुर्रा, ब्रैवो, ये सारे शब्द इंटरजेक्शन के हैं। इनके द्वारा हम मन में उठने वाली अचानक भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हुर्रा क्या है? प्रीपोजिशन नहीं, कंजक्शन नहीं, प्रोनाउन नहीं, ये हमारा इंटरजेक्शन है। आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन। मैं तेज दौड़ा लेकिन ट्रेन छूट गई। अब ये सेंटेंस में दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है।
बट जो है आई रैन फास्ट, मिस द ट्रेन, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ दे या दो शब्दों को जोड़ दे उसे हम कंजक्शन के नाम से जानते हैं। तो जाहिर सी बात है बट क्या है हमारा, बट हमारा कंजक्शन है। अगला सेंटेंस देखें, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। यूजफुल क्या है? मेटल की विशेषता बतला रहा यूजफुल, उपयोगी विशेषता को बतला रहा। तो जब विशेषता को बतला रहा है तो जाहिर सी बात है एडजेक्टिव होगा, नाउन नहीं, एडवर्ब नहीं, वर्ब भी नहीं, ये हमारा एडजेक्टिव है। अल्लाह सी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अभी अभी डिस्कस किया हूं, आपको पहचान आ गया होगा, यह शब्द हमारा इंटरजेक्शन है। अगला सेंटेंस देखें, द शेफर्ड हियर्स ए बार्किंग साउंड। बहुत मजेदार क्वेश्चन, आप लोग गेस कर चुके होंगे क्या है ये? क्या ये जीरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो आप बोलेंगे सर प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि साउंड की विशेषता बतला रहा है, नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो ये वर्ड हमारा जीरंड नहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बाकी कोई ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तर्क करके देख लें, क्यों करके पूछ लें, आपको आंसर मिलेगा। वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल, इसमें वॉकिंग क्या है? वॉकिंग के आगे नाउन नहीं आया, अगर नाउन आता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, वॉकिंग के आगे प्रीपोजिशन आ गया है, तो यहां पर वॉकिंग किस तरह से इस्तेमाल किया गया? सब्जेक्ट की तरह। तो ये हमारा जीरंड है, बाकी कोई भी ऑप्शन इसके साथ सूट नहीं करता। क्यों करके पूछेंगे, आपको खुद ब खुद आंसर भी मिल जाएगा, अभी हाल में ही आपने सीखा है। समवन हैज बेफुल्ड यू, इस वाक्य में समवन क्या है? आपने पढ़ा है, आपको याद होगा। क्या ये एडजेक्टिव है? नहीं। क्या ये नाउन है? नहीं, दुनिया की सारी चीजों में समवन नहीं आता, नाउन के बदले में आता है, और नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। आपने इसे सीखा था इनडेफिनिट प्रोनाउन को सीखने के क्रम में। अगला शब्द को देखते हैं, द टीचर टाउट अस हिस्ट्री। इस वाक्य में टीचर कौन सा जेंडर है? क्या मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूटर है? आप जानते हैं वह शब्द अंग्रेजी का, वह नाउन का शब्द अंग्रेजी का जिसके अंदर मैस्कुलिन का भी गुण हो और फेमिनाइन का भी गुण हो, वैसे नाउन को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जाहिर सी बात है चारों जेंडर में ये ना तो मैस्कुलिन है ना फेमिनाइन है, ये हमारा कॉमन जेंडर है। When we put the before adjective that becomes, किसी एडजेक्टिव के पहले, कोई भी एडजेक्टिव के पहले यदि आप द लगा देते हैं तो लोग का अर्थ देता है और वह प्लूरल नाउन बन जाता है। आपने इसे सीखा है। किसी भी एडजेक्टिव के पहले यदि द का प्रयोग कर दिया जाए तो वह लोग का अर्थ देता है और प्लूरल नाउन बन जाता है। उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द ब्लैक, काले लोग, द ब्लैक्स आर कमिंग। द रिच, धनी लोग, द रिच आर हैप्पी। आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग करेंगे तो लोग का अर्थ मिलेगा। द इंटेलिजेंट आर कमिंग टू स्कूल, तेज बच्चे जो हैं वो स्कूल आ रहे हैं, या तेज लोग जो हैं वो स्कूल आ रहे हैं, इस तरह का भाव देगा। तो किसी भी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव के पहले यदि आप द लगा देते हैं तो वह प्लूरल नाउन बन जाता है और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में when we put the before adjective that becomes plural noun। अगला सेंटेंस थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि बाकी बच्चे आंसर भी करें। अब समाप्ति की तरफ ही हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, he speaks like a born orator। he speaks like a born orator, यहां पर born बियर का थर्ड फॉर्म है। बियर, बोर, बोर्न किस तरह से इस्तेमाल किया गया है? तो एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है।
और आपको पता है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग जब एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो उससे हम फिनिश्ड एक्शन को दिखलाते हैं, वह एक्शन जो समाप्त हो चुका है। यहां पर किस तरह से प्रयोग किया गया? क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है, नाउन की तरह प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है, या एडवर्ब की तरह? तो उत्तर होगा सर ये वर्ब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया है। ये सारे प्रश्नों का निर्माण मैंने स्वयं किया है आपको सिखाने के बाद, इसलिए आंसर आपका टैली होना चाहिए। बुक्स वेयर बीइंग सोल्ड, इस सेंटेंस को पहचानना है। बुक्स वेयर बीइंग सोल्ड, क्या ये एक्टिव सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस है, पैसिव सेंटेंस है, या इनडायरेक्ट सेंटेंस है? आप यहां देख रहे हैं वेयर, और वेयर के साथ बीइंग। अगर सिर्फ वेयर होता और वर्ब में आईएनजी होता तो हम इसको एक्टिव कहते, लेकिन वेयर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो यह सेंटेंस हमारा पैसिव है। पैसिव के चैप्टर्स में इसको भली भांति आपने देखा है, सुना है, जाना है, पहचाना है और सीखा है। पुट ए कवर ऑन द बुक, पुट ए कवर ऑन द बुक, यह सेंटेंस कैसा है? क्या ये ऑप्टेटिव है? नहीं, लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं है, में नहीं है। क्या ये इंपरेटिव है? यस, इंपरेटिव है, क्योंकि मेन वर्ब से शुरू हुआ है। यह सेंटेंस हमारा इंपरेटिव है। असर्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, और एक्सक्लेमेटरी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सडन फीलिंग्स का बोध नहीं हो रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल क्यों का उत्तर मिल रहा होगा और आप सीख रहे होंगे और अपने आंसर को टैली भी करा रहे होंगे। अगले सेंटेंस को देखें। डिड यू स्ले ए क्रिमिनल, डिड यू स्ले ए क्रिमिनल, सेंटेंस को पहचानना है। डिड से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डिड के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म होता है। सेंटेंस कैसा है? तो ये असर्टिव तो नहीं हो सकता, इंपरेटिव भी नहीं है क्योंकि मेन वर्ब से शुरू नहीं हुआ है। ये सेंटेंस ऑप्टेटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि मे और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से समाप्त नहीं हुआ। ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अंतिम आज के प्रैक्टिस पेपर का, द नॉइज फ्रॉम डाउन स्टेयर्स प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग, इस वाक्य में फ्रॉम क्या है? तो फ्रॉम नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को जो बतलाए उसे हम प्रीपोजिशन के नाम से जानते हैं। यह हमारा फ्रॉम प्रीपोजिशन है। यदि आपका जितने भी क्वेश्चंस का आज डिस्कशन किया आप लोग के साथ और सब सही हो रहा है तो सचमुच में बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात, मिठाई खाने वाली बात है। और यदि गलती हो रही है तो फिर से पुनः बैक जाकर उन चीजों को सीखना है जहां पर आपसे भूल हो रही है। छात्रों के पास एक समस्या ये होती है कि मैक्सिमम छात्र मस्तिष्क से भ्रमित हो जाते हैं, वो भ्रम में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि टेंस हमें याद है, मॉडल्स कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वही चीज को लिखने की बारी आती है, बोलने की बारी आती है, यूज करने की बारी आती है, उनका सारा भ्रम टूट जाता है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भ्रम में बिल्कुल ना जिए, प्रैक्टिस करें। एक टेंस को सीखे हैं तो उससे 10 सेंटेंस 20 सेंटेंस लिखने का प्रयास करें। ज्ञान बूंद बूंद भरता है। आप एक दिन में ही सारे क्लास अटेंड कर लेंगे तो उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। जिस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उसे मन से एक बार में अगर समझ में नहीं आया, 2 बार सुन लीजिए, देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, और यदि आपने 2 बार 3 बार मन से देख लिया तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को बताना भी शुरू कर दें और इस तरह से ज्ञान तेज गति से लोगों में फैलना भी शुरू हो जाए। उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी चीजों पर अपनी पकड़ बना लेंगे और अपनी अंग्रेजी भाषा को मजबूत करेंगे। Now I am going to conclude today's session saying all of you a lot of thanks. Thank you very much.